नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान माई अब गुरु में। मैं योगेश स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद होंगी आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जहां से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वो है आपका महाजनपद काल। इस महाजनपद काल के बारे में हम पढ़ेंगे, साथ ही अंत में आपको एक ट्रिक भी बताएंगे, जिससे आपकी जो भी महाजनपद काल की राजधानियाँ थीं, जो भी महाजनपद थे, उनकी राजधानियाँ याद करने की एक ज़बरदस्त ट्रिक है। उस ट्रिक को आप पढ़ लेंगे तो ये 16 जो महाजनपद हैं हमारे, इनसे रिलेटेड जो भी राजधानियाँ हैं वो आप कभी नहीं भूलेंगे, ये गारंटी है। तो अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से निश्चित तौर पर एक या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक वाइज अध्ययन चल रहा है, तो आप ज़रूर देखिएगा। इससे पहले भी 3 से 4 वीडियो हो चुकी हैं, जिसमें हम वैदिक काल, सिंधु सभ्यता, प्राचीन काल, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल, ये सभी पढ़ चुके हैं। तो आप सभी, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हैं तो आप सभी ज़रूर, चैनल की प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महाजनपद काल। दोस्तों, महाजनपद काल के बारे में हम जो पढ़ेंगे, तो वो कितने महाजनपद थे, तो महाजनपदों की आपकी संख्या थी 16। ये भी आपको याद रखना है कि कितने महाजनपद थे, तो ये 16 महाजनपद हुआ करते थे, ये भी आपको याद रखना है। और ये किस शताब्दी में थे, तो ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थे, ये भी आपको याद रखना है। जो कि 16 महाजनपद थे वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थे। और ये उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक एवं जनपद राज्यों के निर्माण में उपयुक्त परिस्थिति बन गई थी। ये जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय था, इसी में जो लोहे के, पहले उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी, ये भी आपको पता है, जो कि मैंने पहले पढ़ा था कि उत्तर वैदिक काल में किसकी खोज हो चुकी थी, तो लोहे की। और इस लोहे से कृषि में अनेक उपकरण बनाने में सहायता मिली, किसानों को सहायता मिली, प्लस योद्धा वर्ग को भी सहायता मिली, जिससे कि योद्धा वर्ग में अनेक आधुनिक हथियार बने। तलवार है, दराती है, कुल्हाड़ी है, ये सभी, हसिया, ये सभी लोहे से ही बनाए जाने वाले हथियार थे। तो इससे किसान भी लाभान्वित हुए और प्लस योद्धा वर्ग भी लाभान्वित हुआ। तो आगे देखते हैं कि खेती के लिए नए औजार उपकरण, किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। जब आधुनिक उपकरण बने तो उपज में भी अधिक फायदा हुआ। अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस अतिरिक्त अनाज को एकत्रित करवा सकता था। लोगों की जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले की प्रति होती थी, वह अपने जनपद या महाजनपद के प्रति हो गई। तो जो लोग हुआ करते थे, पहले किस में बटे हुए थे, तो पहले छोटे छोटे कबीलों में बटे हुआ करते थे। और जो लोग इन कबीलों में बटे हुआ करते थे, तो इन कबीलों में 10 से 15 लोग एक कबीले में रहा करते थे और इन्हीं छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। और जो भी इनका अनाज का, खेती का या फिर जो शिकार से जो भी करते थे, वो सब अपने कबीलों में बांट लिया करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। अब जब इतनी उन्हें जो लोहे की खोज हुई, इससे अनेक औजार बने, जिससे खेती में उन्हें सहायता मिली, तो फिर ये जो कबीले थे वो गांव में बदल गए। जो ये जैसे पहले अलग अलग कबीले हुआ करते थे, 3 कबीले थे, अब ये 3 कबीले मिलकर एक ही जगह पर रहने लगे। तो ये क्या बन गया, तो ये आपका गांव बन गया। ये भी आपको याद रखना है। तो कबीलों ने मिलकर गांव बनाया और गांव ने मिलकर क्या बनाया, जन, और जन से बना जनपद और जनपद से मिलकर बना महाजनपद। तो लोगों की जो निष्ठा पहले कबीलों में हुआ करती थी, वो अपने जनपद या महाजनपद में हो गई। यहाँ से याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ये महाजनपद काल में जन और कबीलों से संबंधित मैंने डायग्राम लिया है, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। ये जैसे बना है आपका, सबसे पहले क्या था, कबीला, फिर आता है ग्राम, ग्राम के बाद जन, जन से बड़ा जनपद, उससे बड़ा महाजनपद। तो इसमें सबसे बड़ा महाजनपद और सबसे छोटे की बात करें तो कबीला हो जाएगा। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कबीला सबसे अंदर है और कबीलों से मिलकर बना ग्राम, ग्राम से मिलकर बना जन और जन से मिलकर बना जनपद, जनपद से मिलकर क्या बना, महाजनपद। तो सबसे बड़ा हो गया आपका महाजनपद और सबसे छोटा कबीला। आगे चलते हैं, देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ से आती है, यहाँ से 100%
कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो 16 महाजनपद के बारे में हम पढ़ते हैं, इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो इनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से, और एक है आपका जैन ग्रंथ जिसका नाम है भगवती सूत्र। इन दो जैन ग्रंथों, एक भगवती सूत्र जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, इनसे हमें इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये नोट करके चलिए, इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रखिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी आप मेरी वीडियो देखा करें तो कॉपी पेन लेकर बैठें, क्योंकि यहाँ से नोट करते चलें, यहाँ से निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जाएंगे। और मैं आपको कोई फालतू बकवास नहीं पढ़ाता। जो भी ऑथेंटिक प्रश्न होते हैं, जहाँ से प्रश्न बनने की 110% संभावना होती है, मैं आपको वही मैटर या कंटेंट उठाकर लाता हूं और वहीं से आपके निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी मैंने जो पढ़ाया था आपका यूपी पीईटी एग्ज़ाम में, वहाँ से जो भी 4 शिफ्टें आपकी हुई, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए। जो भी मैंने पढ़ाए थे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए, जो भी प्रैक्टिस सेट में लिए गए थे। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, वीडियो पढ़ी हैं आप, वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ से निश्चित तौर पर प्रश्न पूछा जाता है। आप याद रखिए कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ मिलती है, तो वो मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। तो यहाँ से ये दोनों ग्रंथ हैं, याद रखिएगा। ये डायग्राम है आपका जो कि 16 महाजनपदों का हुआ करता था। ये था कंबोज, गंधार, मत्स्य, सूरसेन, ये सभी 16 महाजनपद थे। तो इनके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं वर्तमान में इन 16 महाजनपदों की स्थिति क्या है। तो स्थिति के बारे में हम पहले पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हुआ करते थे, तो 8 महाजनपद हुआ करते थे। बिहार में होते थे आपके 3 महाजनपद, और राजस्थान, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत में एक एक महाजनपद हुआ करता था। ये भी आपको याद रखना है। और जो भारत के बाहर महाजनपदों की संख्या थी वो थी आपकी 2। एक जो भारत के बाहर हुआ करता था वो एक है आपका पाकिस्तान में, ये भी आपको याद रखना है। और दूसरा भारत के बाहर कौन सा है, तो वो है आपका एक अफ़गानिस्तान में, ये भी आपको याद रखना है। अभी हम इनके बारे में डिटेल से जानकारी इकट्ठा करेंगे और पढ़ेंगे कि क्या क्या, कौन से जनपद कहाँ हुआ करते थे, किसकी क्या राजधानी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन 16 महाजनपदों में बिहार राज्य के महाजनपद। इससे मैंने अलग अलग राज्यों के हिसाब से इसलिए लिया है क्योंकि आपको राज्यों के अनुसार भी इतिहास पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने राज्य वाइज कैटेगराइज किया है। तो इन अब डिटेल से पढ़ने की है कि पहला महाजनपद क्या था, ये भी आपको याद रखना है। पहला महाजनपद था आपका मगध, और मगध की राजधानी क्या हुआ करती थी, गिरिब्रज या फिर राजगृह। और राजगृह, सबसे पहले तो मगध की राजधानी गिरिब्रज थी, और गिरिब्रज का नाम बदलकर ही कर दिया गया था राजगृह। या फिर तुम्हें मगध की राजधानी ये भी मिल सकती है कि पाटलिपुत्र। राजगृह के बाद पाटलिपुत्र भी मगध की राजधानी कर दी गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या मिलता है। तो गिरिब्रज, राजगृह या पाटलिपुत्र में से एक निश्चित तौर पर आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो वही आपको आंसर लगाना है। और जो मगध का जो क्षेत्र था, आधुनिक स्थान जो कि वर्तमान में है, तो वो है आपका भागलपुर, मुंगेर। इस क्षेत्र को मगध क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया था। और एक बात आपको याद रखने की, ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। जो भी मगध राज्य था या मगध महाजनपद, वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। आगे देखते हैं अंग जनपद, जो कि हमारा दूसरा महाजनपद है। अंग की राजधानी क्या थी, तो वो थी आपकी चंपानगरी। ये भी आपको याद रखनी है। इन 16 महाजनपदों से निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिए। यहाँ से आपको रिलेट करने में आसानी होगी, क्योंकि अंग के ऊपर क्या है, यह है आपका अंक की बिंदी, और यहाँ पे भी अंक की बिंदी आपकी चंपा पे भी। तो 16 महाजनपदों में से आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट याद रहेगा, क्योंकि अंग के ऊपर जो चंद्र बिंदी है और चंपा के ऊपर, ये 16 महाजनपदों में किसी के ऊपर नहीं है। तो अंग जिसके ऊपर भी आपको अंक की बिंदी रखे, तो फिर अंग की राजधानी क्या होगी, चंपा। ये आपको याद रखना है। और चंपा जो हुआ करती थी राजधानी, वो आधुनिक भारत में कहाँ है, तो वो पटना और गया के आसपास के क्षेत्र को अंग कहते थे। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, आगे है हमारा तीसरा महाजनपद, वो है आपका बज्जी, जिसकी राजधानी थी वैशाली। वैशाली कहाँ पर था, आज का जो स्थान है, तो वैशाली मुजफ्फरपुर के आसपास के क्षेत्र को कहते थे। जो कि जो वैशाली बज्जी जनपद था, वो 8 प्रमुख जनपदों का संघ हुआ करता था। जो ये बज्जी महाजनपद था, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जनपद मिलकर क्या बनाते हैं, महाजनपद।
तो जो बज्जी महाजनपद था वो 8 जनपदों का क्या हुआ करता था, संघ। इनमें से सबसे प्रमुख जनपद कौन था, तो वो था आपका लिच्छवी जनपद। तो ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार लिच्छवी में ही विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक स्थापित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखिए। ये आपको इतना दे सकता है कि लिच्छवी जो है विश्व का सबसे पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में था। तो आपको ये ऑप्शन मिल सकते हैं, तो लिच्छवी आपको आंसर टिक करना है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे है हमारा उत्तर प्रदेश के महाजनपद। जो भी उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हुआ करते थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है उत्तर प्रदेश का काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। वाराणसी को आज भी हम काशी ही कहते हैं। तो आधुनिक स्थान वाराणसी के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं। अगला है हमारा वत्स, जिसकी राजधानी थी आपकी कौशाम्बी, और जो कि प्रयागराज के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं, वत्स। ये महाजनपद आपके जो 2018 में जो भर्ती आई थी यूपी पुलिस एग्जाम की, उसमें पूछा गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने टॉपिक वाइज अध्ययन करवाया है और आपको उतना ही कंटेंट दे रहे हैं जितने में से आपके सीधे क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांस हैं। तो वत्स की राजधानी हो गई आपकी कौशाम्बी, और ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र को कहते थे वत्स। ये भी आपको याद रखना है। आगे है हमारा कौशल, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती, जो कि आधुनिक अयोध्या के आसपास या फैजाबाद, ये फैजाबाद का नाम ही अयोध्या हो गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि फैजाबाद या अयोध्या के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते थे, कौशल, जिसकी राजधानी थी आपकी श्रावस्ती। अगला महाजनपद है हमारा मल्ल महाजनपद, जिसकी राजधानी थी कुशीनगर या कुशावती। और जो कुशीनगर हुआ करता था वो क्या था, बुद्ध का महापरिनिर्वाण। अगले टॉपिक में हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। तो उसी समय जब महाजनपद काल का उदय हुआ था, उसी समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का भी प्रचार प्रसार हो रहा था, और ये फल फूल रहे थे, बढ़ रहे थे अपने आगे प्रचार में। तो जो मल्ल महाजनपद हुआ करता था वो क्या था, तो आधुनिक देवरिया गोरखपुर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते थे, मल्ल महाजनपद, जो कि आज पूर्वांचल में है, पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में। तो वो भी आपको याद रखना है। अगला महाजनपद है हमारा पांचाल। जो पांचाल महाजनपद था, इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थीं। जो एक थी आपकी उत्तरी पांचाल, एक दक्षिणी पांचाल। ये 2 भागों में बटा हुआ था, और उत्तरी पांचाल की राजधानी थी आयेछत्र, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी आपकी काम्पिल्य। तो ये इस क्षेत्र को क्या कहते थे, तो ये इस समय का क्षेत्र है आपका बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। इन 3 जिलों के आसपास के क्षेत्र को पांचाल कहते थे। ये भी आपको याद रखना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पांचाल, उत्तरी पांचाल की राजधानी हुआ करती थी आयेछत्र, और दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य, ये आपको याद रखनी है। अगला है हमारा चेदी महाजनपद। चेदी की राजधानी थी आपकी शक्तिमती, ये भी आपको याद रखनी है, और जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक हिस्सा था। यहाँ से क्वेश्चन अब की बार बन सकता है आपका कि 16 महाजनपदों में कौन सा महाजनपद ऐसा है कि जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इनमें से 4 आपसे ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कि कौन है, तो आपको चेदी देखना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूरे चांस है इस बार पूछे जाने के चेदी महाजनपद के। आगे देखते हैं। अगला महाजनपद है हमारा कुरु महाजनपद, जिसकी राजधानी थी आपकी इंद्रप्रस्थ, जो कि महाभारत काल से संबंधित है। इंद्रप्रस्थ अगर आधुनिक स्थान देखा जाए तो वर्तमान में मेरठ, दिल्ली, हरियाणा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते थे, कुरुक्षेत्र, यानी कि जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। तो जो इंद्रप्रस्थ हुआ करता था वो किसका राज्य चलता था, यहाँ पे थे इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर। और जो हस्तिनापुर हुआ करता था आपका, तो हस्तिनापुर का राजा किसे बनाया गया था, वो बनाया था आपको दुर्योधन को। तो जब दुर्योधन ने ध्रुत कीड़ा का ऑप्शन रखा, तो उस ऑप्शन में यानी कि प्रस्ताव में जो युधिष्ठिर हुआ करते थे वो इंद्रप्रस्थ राज्य अपना हार गए थे, जिसकी वजह से जो 5 पांडव हुआ करते थे उन पांडवों को वनवास हुआ और अज्ञातवास हुआ। और जब वो वनवास काट के, अज्ञातवास काट के वापस आए, तो दुर्योधन ने उन्हें इंद्रप्रस्थ देने से मना कर दिया। और जिसके बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में ये युद्ध हुआ महाभारत का, जिसमें कि पांडवों की विजय हुई और कौरवों की हार हुई। दुर्योधन भी मारा गया और उसकी सारी सेना भी मारी गई। तो इसे आप कुरुक्षेत्र से
रिलेट कर सकते हैं। कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ, ये आपको याद रखना है। अगला महाजनपद है हमारा सूरसेन, जिसकी राजधानी हुआ करती थी मथुरा, और मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूरसेन कहते थे। सीधा सीधा है, आपको याद रखना है। अगला महाजनपद है आपका अवंती। अवंती भी दो भागों में विभाजित था, एक था आपका उत्तरी अवंती, एक था आपका दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती की राजधानी होती थी उज्जैनी या उज्जैन, और दक्षिणी अवंती की हुआ करती थी महेशमती। जैसा कि महेशमती आपने देखा भी होगा बाहुबली फिल्म में, जो कि बाहुबली द बिगिनिंग फिल्म हुआ करती थी, उसमें महेशमती साम्राज्य दिया गया था। ये इस अवंती राज्य के अंतर्गत ही आता था। और जो आधुनिक क्षेत्र की बात करें तो ये है आपके मालवा के आसपास के क्षेत्र को, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना है अवंती राज्य से। तो अवंती से जो भी क्वेश्चन आएगा तो उससे सीधी आपकी राजधानी पूछी जाएगी कि अवंती की राजधानी क्या थी, तो आपको उज्जैन या उज्जैनी लगानी है। अगला महाजनपद है हमारा मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी थी आपकी विराटनगर। ये भी आपको याद रखना है। जो आज के वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो जयपुर, अलवर या राजस्थान के अंतर्गत जो पड़ते हैं, जयपुर, अलवर, वहाँ के क्षेत्र को कहते हैं मत्स्य। अगला महाजनपद है हमारा अस्मक, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद है। याद रखिए, अस्मक की राजधानी हुआ करती थी आपकी पोटन या पोटली, जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये दक्षिण भारत का एकमात्र था, इसलिए इम्पोर्टेंट है, आने की पूरी संभावना है आपके एग्जाम में। और ये किस नदी के क्षेत्र के आसपास कहते थे? तो ये गोदावरी नदी के आसपास के क्षेत्र को अस्मक कहते थे, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे जो हमारे महाजनपद है वो है हमारा गंधार महाजनपद, जिसकी राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला। और आधुनिक जो क्षेत्र है ये रावलपिंडी, पेशावर, पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्र को गांधार कहते थे, और इसकी राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला। उस समय पर जो शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे उनमें तक्षशिला सबसे फेमस हुआ करता था और सबसे इम्पोर्टेंट हुआ करता था, क्योंकि प्राचीन भारत में दो ही शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, एक तक्षशिला हो गया, एक हो गया आपका नालंदा। तो नालंदा भी बौद्ध शिक्षा का केंद्र था और तक्षशिला में भी शिक्षा दी जाती थी। और तक्षशिला के जो शिक्षक थे वो भी आपको याद रखना है, वो कौन थे? विष्णुगुप्त या चाणक्य। ये भी आपको याद रखना है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे जब मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे और मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो विष्णुगुप्त को वहाँ पे हम अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ से आपको इतना ही याद रखना है कि गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। आगे अगला हमारा महाजनपद है कंबोज, जिसकी राजधानी थी हाटक। ये भी आपको याद रखनी है, जो कि उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और आज के अफगानिस्तान के अंतर्गत आता है। तो ये थे हमारे 16 महाजनपद। इनका फटाफट रिवीजन भी करेंगे, क्विक रिवीजन, जिससे आपको जल्दी से आपको याद आ जाए। पहला महाजनपद था हमारा गांधार, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। अगला है हमारा कंबोज, जिसकी राजधानी थी हाटक, जो कि जम्मू कश्मीर या पाक सीमा के अंतर्गत आता है। अगला है मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर थी, राजस्थान में। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। सूरसेन की राजधानी थी आपकी मथुरा। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, याद रखना है आपको। पांचाल की राजधानी थी आयछत्र या काम्पेल। पांचाल जो महाजनपद था ये दो भागों में विभाजित था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की याद रखनी है आपको आयछत्र, और दक्षिणी पांचाल की काम्पेल, ये भी याद रखनी है। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती, जो कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र से अब बुंदेलखंड का विकास भी हो रहा है, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला है हमारा वत्स महाजनपद, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी, जो कि प्रयागराज के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं। काशी की राजधानी थी वाराणसी। मल्ल की थी कुशीनगर, जहाँ भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु हुई थी। अस्मक की राजधानी थी पोटली। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी या महेशमती। बज्जी की राजधानी थी वैशाली, और अंग की राजधानी थी आपकी चंपा। अगला है लास्ट है हमारा मगध, जिसकी राजधानी थी राजगिरह या गिरिव्रज। ये आपको याद रखना है। तो अब चलते हैं हम, ये हमारे 16 महाजनपद हुए जिनके बारे में आपने देखा, और उम्मीद है कि आपने नोट भी किया होगा। यहाँ से निश्चित तौर पर आपके एक क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से वीडियो देख ली और अच्छे से पढ़ ली तो आपका 1 नंबर पक्का है किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें ये टॉपिक दिया हुआ है आपके सिलेबस में, तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। और अब हम चलते हैं अपनी ट्रिक की तरफ, जो कि 16 महाजनपदों को याद करने की एक ज़बरदस्त ट्रिक है। इस ट्रिक से आप 16 महाजनपद याद करेंगे। वो क्या है? ट्रिक क्या है? ट्रिक है हमारी
अंशु अब मगध अवंती कुरुम का मत्स्य 5 गांवों को चेक। तो ये हमारी ट्रिक है। अगर इस ट्रिक को आप 2-3 बार पढ़ेंगे ऐसे जल्दी जल्दी, अंशु नाम का एक लड़का है, तो अंशु अब मगध अवंती कुरुम का मत्स्य 5 गांवों को चेक कराएगी। तो ये कराएगी यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा, और ये इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप देखते हैं। अंशु के अंग से लिया तो अंग महाजनपद हुआ, सु लिया तो सु से हुआ सूरसेन, आ से हो गया असमक, वा से हो गया बज्जी, माँ से हो गया मगध आपका, जो कि यहाँ से सीधा लिया गया है। आगे हो गया अवंती से अवंतिका, कुरु से हो गया कुरु महाजनपद, माँ से हो गया मल्ल महाजनपद, और फिर ये आ गया आपका का से हो गया काशी, फिर आ गया माँ मत्स्य, मत्स्य से मत्स्य महाजनपद। अगला 5 से है आपका पांचाल, गांव के गा से है आपका गांधार, वा से है आपका वत्स, फिर ये आ जाएगा आपका को, जिससे लिया जाएगा कौशल, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। फिर चैक से आ जाएगा चा से चेदी, और का से कंबोज। तो ये 16 महाजनपदों को याद करने की ट्रिक थी। इस ट्रिक को आपको 2-3 बार पढ़ना है, ऐसे एक बार में याद नहीं होती है। तो आप जल्दी जल्दी 2-3 बार पढ़ेंगे। जैसे अंशु अब मगध अवंती कुरुम का मत्स्य 5 गांव को चेक, अंशु अब मगध अवंती कुरुम का मत्स्य 5 गांव को चेक। ऐसे आप 2-3 बार जब पढ़ेंगे तो आपको निश्चित तौर पर याद हो जाएगी, और आप इन 16 महाजनपदों को अच्छे से याद कर पाएंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जिसमें कि हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म को करेंगे। उनसे जो भी 16 महाजनपदों के बारे में भी क्वेश्चन होंगे, और उन जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जो भी क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चंस को करेंगे, और एक फटाफट से टेस्ट लगाएंगे, और वो भी क्वेश्चन उसमें इंक्लूड करेंगे जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। तो आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।